आज का ये अध्याय हमारी भारत माता पर है। तो जैसे कि अध्याय का नाम ही भारत माता, तो कौन है भारत माता, किनकी जय हम बोलते हैं, कुछ आज ऐसे ही सवालों का जवाब हमें मिलेगा इस पाठ के अंदर। ये पाठ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और ये पाठ है हमारे क्लास 11th के कोर के स्टूडेंट्स का, जिनकी पहली पुस्तक है आरोह भाग 1। उसी के गद्य खंड का अंतिम अध्याय है। इसके बाद हमारा काव्य खंड शुरू होगा। तो चलिए आज का हमारा जो वीडियो है फटाफट शुरू करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम लेखक परिचय, जो हमारे लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पाठ की रूपरेखा, और हम फिर आ जाएंगे पूरी संपूर्ण व्याख्या पर, यानी कि पूरे पाठ के सार को भी समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले जैसे हमने बोला कि लेखक परिचय है, तो लेखक कौन है हमारे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो क्या है, चलिए देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 यानी कि 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता इलाहाबाद के एक वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड के हैरो व कैम्ब्रिज में हुई थी। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने घर पर ही करी और उसके बाद ये चले गए इंग्लैंड, वहां पर इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कंप्लीट करी। इंग्लैंड से वकालत करने के पश्चात ये गांधी जी से अत्यंत प्रभावित हुए, जिसके कारण ये पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। तो यहाँ भारत को स्वतंत्र कराने की मुहिम में ये महात्मा गांधी जी के साथ जुड़े। सन 1929 में नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और उन्होंने पूर्व स्वतंत्रता की मांग करी, यानी कि उन्होंने 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी कि हमारे देश को हम पूरी तरीके से स्वतंत्र करा के इसकी बागडोर हम भारतीयों के हाथ में दे दी जाए। सन 1947 में नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा अंत तक भारत के निर्माण में जुटे रहे, यानी कि मृत्यु पर्यंत तक ये जो है भारत, क्योंकि भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी उसमें बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारा देश बहुत पिछड़ चुका था, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए वो कार्यरत रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी कहानी, ये एक आत्मकथा है, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी में अनुवाद है, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उनके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि, लेखों और भाषणों का संग्रह है। इनके बहुत सारे लेख और भाषणों का संग्रह है इन सभी के अंदर। सन 1964 में इनका स्वर्गवास हो गया। कब हुआ? 1964 में। तो ये रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। अब हम आ जाते हैं पाठ की रूपरेखा पर। क्या दिया है? प्रस्तुत पाठ समाजवाद की ओर झुकाव करने वाले नेहरू जी की रचना हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ से लिया गया है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये जो है हिंदुस्तान की कहानी का 5वें अध्याय से ये लिया गया है, जिसमें उन्होंने भारत माता शब्द पर विचार करते हुए ये निष्कर्ष निकाला है कि भारत माता की जय का अर्थ है यहाँ के करोड़ों लोगों की जय। अब भाई कोई भी देश यहाँ की पृथ्वी, पेड़ पौधों से सिर्फ नहीं बन जाता, यहाँ पे रहने वाले लोगों से भी बनता है। तो जब हम भारत माता कहते हैं तो यहाँ में रहने वाले करोड़ों लोगों की जय कहते हैं। नेहरू जी ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को ये बताते थे कि उनके हिस्से में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है, यानी कि अनेक हिस्सों में बटा है लेकिन तब भी भारत एक है। क्योंकि देखिए, भारत की स्वतंत्रता से पहले भी हमें एकता की आवश्यकता थी, और जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो भी हमें एकता की ज़रूरत थी, क्योंकि तब तक हम सभी को जाति वर्ण में बांटा जा चुका था, और जब तक हम एक नहीं हो जाते तब तक देश की प्रगति पॉसिबल नहीं थी। तो इसमें हमारे देश के सभी नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बहुत सारे गांवों में, बहुत जगह, अलग अलग जगहों पर जाते थे और लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें प्रेरित करते थे कि जो है आप काम करिए। मतलब आप कहने का तात्पर्य होता था कि जो आप इतने बटे बटे हैं, मिलजुल कर रहिए, हम सब एक हैं, ये समझाने का प्रयत्न होता था। चलिए अब शुरू करते हैं पाठ का सार। पाठ ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है।
नेहरू जी की भारत भ्रमण के दौरान किसानों से वार्ता। ये जो है ना, ये इनका लेख है, जवाहरलाल नेहरू जी का लेख है जो उन्होंने लिखा है, उसी पे आधारित ये पाठ है। तो इसी उसमें तरीके में चलता है, क्योंकि ये विधा जो है वो जिस तरीके से घटित हो रही है उसी तरीके से लिखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू जब भी विभिन्न जलसों में जाते, जलसों यानी कि मीटिंग्स में जाते, तो वो श्रोताओं यानी कि जितने लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे, भारत माता के बारे में चर्चा किया करते थे कि आखिर कौन है ये भारत माता। शहरी लोगों के भिन्न होने के कारण वे विशेष रूप से किसानों से अपने देश और आज़ादी संबंधी चर्चा अवश्य करते थे। तो वो क्या करते थे, अब चूंकि वो शहर से आए हैं, गाँव में जाते थे, तो वहाँ पे लोगों से किसानों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत वार्तालाप किया करते थे। वे उन्हें बताते जिस देश की आज़ादी के लिए वे प्रयास कर रहे हैं वह उत्तर से दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक अनेक विभिन्नताएं होने के उपरांत भी एक है। हमारे देश में विभिन्न विभिन्न जो है धर्म के लोग, जाति के लोग रहे हैं, मगर क्या होता था, पहले इतना जनसंचार नहीं था, तो एक गांव के लोग इतना सब कुछ जान नहीं पाते थे कि हमारा देश कितनी विभिन्नताओं से घिरा हुआ है। तो उनके लिए क्या होता था, उनका गांव या आस पड़ोस का गांव ही पूरा भारत है। तो वो जब वहां पर जाते और भाषण देते तो वो बताते कि भाई हमारा देश सिर्फ इतना नहीं है, ये पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ना जाने यहाँ कितनी संस्कृतियाँ और कितनी सभ्यताएं पल रही हैं, कितने धर्म के लोग, जितनी बात अलग अलग जाति पाति को मानने वाले लोग जो हैं, विभिन्नताएं होते हुए भी इस एक भारत भूमि में बंधे हुए हैं। ऐसी भारत भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए वो कार्यरत हैं। और वहाँ के लोगों की समस्याएं भी एक है कि जब इतने तरह के लोग हैं, इतनी विभिन्नता हैं, लेकिन इन सब की समस्या एक है, वो है हमारी गुलामी। किसानों की समस्या है कि उनका इतना शोषण हो रहा है, मतलब समस्याएं सबकी एक है, चाहे जितनी हम विभिन्नता लिए। वे उन्हें खैबर दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक का हाल बताते, मतलब एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे घटित हो रहा है, ये सारी बातें वो बताते। और कहते थे कि देश के सभी किसान उनसे एक से सवाल करते हैं, मतलब मैं कहीं पे भी जाऊं, सारी जगह जितने भी किसान हैं वो उनसे एक ही तरह का सवाल करते हैं। गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन से, ये उनकी समस्याएं थी। तो सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम हुआ करती थी, जितने भी सब जगह जाएं, जितने किसान होते थे उन सभी की ये कॉमन प्रॉब्लम हुआ करती थी। नेहरू जी ने कोशिश की कि भारतवासी पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें तथा विदेशी शासन से छुटकारा पाएं, क्योंकि जब तक हम एक होकर नहीं काम करेंगे तब तक हम ये बाहरी जो विदेशी ताकत है अंग्रेजों की, हम इनसे निजात नहीं पा सकते, हम छुटकारा नहीं पा सकते। भारतीयों को विदेशों में हो रहे परिवर्तनों से अवगत कराना। अब क्या था भाई, जो गांव में हम जाते थे भाषण देने, वो जाते थे तो वो ये गांव वाले, उनका सोचता कि उनका गांव, आसपास के 4 गांव, वो एक भारत के बारे में नहीं जाते थे। भारत के बारे में जब वो समझाते तो उसके बाहर भी दुनिया है, ये वो बताते कि भाई विदेशों में भी क्या हो रहा है। ये सारी बातें भी वो किसानों के साथ किया करते थे। क्या कहते, जवाहरलाल नेहरू अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया में होने वाले संघर्षों का भी वर्णन किया करते थे कि इन सब जगहों पे भी जो संघर्ष चल रहे हैं, क्योंकि इन देशों में भी कहीं ना कहीं किसी दूसरी देश ने अपना उपनिवेश बनाया था, कहीं पर जो है रेनेसां लगा हुआ था, पुनर्जागरण हो रहा था, कुछ मतलब कहीं गृह युद्ध चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से हर देश की वो खबर बताया करते थे। वे उन्हें रूस में हो रहे परिवर्तनों तथा अमेरिका की उन्नति के बारे में बताते। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं था। जो लोग अपने गांव और आस पड़ोस के गांव के अलावा कुछ नहीं जानते, उन्हें विदेशों के बारे में समझाना कितना मुश्किल होगा, सोचिए जरा। तो परंतु यह काम उन्हें कठिन भी नहीं लगा। अब ये नहीं था कि भाई कठिन था तो हम ना समझाएं, ऐसा नहीं था। नेहरू जी ने कोशिश करी और वो काफी हद तक समझाने में कामयाब भी हुए थे। इसका कारण यह था कि किसानों ने पुराने महाकाव्यों तथा पुराणों की कथा कहानियां पढ़ी हुई थी, क्योंकि किसान ने अपने वेद पुराण पढ़े हुए थे, इसलिए विदेशों से अवगत कराना उनको इतना मुश्किल नहीं हुआ। कुछ ने तीर्थ यात्राएं भी की थी।
इस बहाने वह देश के चारों धामों की यात्रा कर चुके थे। तो 4 धाम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाना, यानी कि वो एक तरीके से जानते थे। तो जब ऐसे लोग यात्राएं करके अपने गांव वापस आते थे तो उन लोगों को वहां की बातें बताया करते थे, इसलिए उनको विदेशों के बारे में भी समझाना इतना मुश्किल नहीं हुआ। कुछ सिपाहियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। तो मतलब अपने देश में ही नहीं, आप सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है हमारे देश के जो सिपाही थे उनको विदेशों में लड़ने के लिए भेजा गया था। कुछ लोग वर्ष 1930 में आई आर्थिक मंदी के कारण दूसरे देशों को जानते थे। इन सभी कारणों के चलते भारतीयों को दूसरे देशों के बारे में बताना नेहरू जी के लिए सरल हो गया था। उन्हें ये लगता था कि हाँ चलो भाई थोड़ा सा सरल है, क्योंकि वो लोग भी अब थोड़ा बहुत जो है वो जानते तो थे। भारत माता शब्द की व्याख्या, अब जब सब जगह यहाँ संगोष्ठियों पे जाते थे तो नेहरू जी ये भारत माता की जय सबको उनको बोलकर स्वागत किया जाता था। जब कहीं पे भी जाते तो बहुत सारे लोग बोलते भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो ये नारे लगते थे। तब नेहरू जी ने इस भारत माता की जय नारे का व्याख्या करी। क्या कहा उन्होंने? अनेक बार नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय की नारे से होता था। तब वे किसानों से इस बारे में आई भारत माता के विषय में पूछते कि भाई आप बोल रहे हो भारत माता की जय, तो ये भारत माता क्या है? प्रायः इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती थी। तो अक्सर क्या होता था, जब उनसे पूछा जाता तो वो सभी बेचारे चुप हो जाते, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि भाई भारत माता क्या, भारत माता तो हमारा देश, तो देश का मतलब क्या। एक हट्टे कट्टे जाट किसान ने उन्हें बताया। अब जब वो पूछ रहे थे तो नेहरू जी के उन सभी मीटिंग के बीच में एक हट्टा कट्टा जाट खड़ा हुआ। उसने कहा, क्या कहता? भारत माता का अर्थ है भारत की धरती से, यानी कि ये धरती जहां हम रह रहे हैं। तब नेहरू उनसे पूछते कि कौन सी धरती? उनके गांव की धरती, जिले की, सूबे की या देश की धरती? अब उन्होंने पूछा कि भाई धरती की तो कहाँ की धरती, कौन सी धरती? इस प्रश्न पर किसान फिर हैरान रह जाते और फिर सब चुप हो जाते कि भाई फिर सब चुप हो जाते, भाई धरती की जय कह रहे तो कौन सी धरती? अब कौन बोले कि भाई कौन सी धरती? नेहरू जी उन्हें बताते हिंदुस्तान वह सब तो है ही जो वे सोचते हैं, बल्कि वह उससे भी कहीं अधिक है। यानी कि जो आप धरती के बारे में बता रहे हैं वो तो भारत माता है, लेकिन जो आप सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा है भारत माता। यहाँ की नदी, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों भारतीय मिलकर भारत माता कहलाते हैं। तो यहाँ की सिर्फ धरती नहीं है, नदी, पहाड़, जीव जंतु, प्रकृति, जितने लोग हैं ये सब मिलकर भारत माता को बनते हैं। भारत माता की जय का मतलब इन सब की जय से है। तब वो बोलते कि भारत माता की जय जब हम बोलते हैं तब हम इन सब की जय बोलते हैं। जब वे स्वयं को ही भारत माता का अंग समझते तो उनकी आंखों में चमक आ जाती। तो यानी कि जब किसानों को ये समझाना कि ये भारत माता की जय जब हम बोल रहे हैं तो हम अपनी सबकी जय बोल रहे हैं, तो ये अपने इम्पोर्टेंस समझने लगते, अपनी अहमियत समझने लगते और वो बहुत प्रसन्न हो जाते। और ये प्रसन्नता उनकी आंखों में दिखाई देती, उनकी आंखों की चमक के माध्यम से। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ। बहुत छोटा पाठ था, ज़्यादा कुछ नहीं था। जो चीज़ें अहम थी वो सभी आपको यहाँ पर बताई गई। तो पाठ में जो जो अहम था सब आपको क्लियर कर दिया है, यहाँ पर खत्म हुआ और इसी के साथ हमारा गद्य खंड खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मिलेंगे वहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी आरोह बुक का काव्य खंड। ठीक है, तो फटाफट आपको काम करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है और फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए और फटाफट जितने भी आने वाले वीडियोस हैं इन सभी का नोटिफिकेशन, आपको लिंक्स जो है आपको टेलीग्राम में मिलते रहेंगे और आने वाले समय में आपको नोट्स भी इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।